बड़ी खबर है, जहां आरजेडी के 2 विधायकों ने श्रवण कुशवाहा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब नवादा की आरजेडी विधायक विभा देवी और प्रकाश वीर आरजेडी प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा के खिलाफ खड़े हो गए हैं। निर्दलीय प्रत्याशी विनोद यादव के समर्थन में उतरे हैं। विनोद यादव को उन्होंने न सिर्फ अपना समर्थन दिया, बल्कि दिन रात एक कर निर्दलीय प्रत्याशी को जीत दिलाने और आरजेडी प्रत्याशी को करारी हार देने की उन्होंने बात कही है। और अनिल विशाल है हमारे साथ। अनिल, ये कौन सा गेम हो रहा है और कैसे ये जो राजनीति है करवट ले रही है? क्योंकि जो समीकरण है वो स्क्रीन पर हम जरूर दिखा रहे हैं कि किसका मुकाबला किससे है, लेकिन यहां पर भूमिका अहम हो जाती है कि कौन किसके साथ है। जी देखिए, खेला तो उस दिन ही शुरू हो गई थी जब राजवल्लभ यादव जो आरजेडी के कद्दावर नेता माने जाते हैं और उनके भाई जो विनोद यादव हैं, उन्हें जब टिकट नहीं मिला था राजद की तरफ से, तो उन्होंने नवादा आते ही उन्होंने यह ऐलान कर दिया था कि वो राजद से बागी हैं और वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे इस बार 2024 के लोकसभा में। और नामांकन के दिन भी उन्होंने कहा था कि वो इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और जो राजद के उम्मीदवार है उनके खिलाफ वो खुलकर मैदान में आएंगे। और जैसे जैसे समय बढ़ता गया चुनाव प्रचार का, वैसे वैसे शुरू में तो ये दोनों विधायक, जो राजद के 2 विधायक जो नवादा के हैं, एक विभा देवी और दूसरे रजौली से प्रकाश वीर, वो उनकी सभा से दूरी करते रहे। मगर जैसे जैसे समय नजदीक आता गया वैसे वैसे ये लोग उनकी सभी सभा में पहुंचने लगे। और गौर करने की बात है, कल से ये दोनों विधायक जो हैं पिछले 2 दिन से उनके हर चुनाव रैली में सक्रिय दिख रहे हैं। और कल ही राजद की तरफ से यह घोषणा हुआ कि शक्ति सिंह यादव जो है वो नवादा चुनाव तक वो नवादा में ही प्रवास करेंगे और वो आरजेडी नवादा से वो जो है ऑफिशियली प्रवक्ता के रूप भी उन्हें नियुक्त किया गया है। और कल से लेकर जो भी जितनी भी सभा, आज भी एक सभा हुई है पकरीवा में, वहां भी वे दोनों साथ में देखे गए हैं। तो जब से राजद से उन्हें टिकट नहीं मिला था तब से वो बागी हुए हैं और राजद के जो उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा हैं उनके खिलाफ ये लोग खुली रूप से चुनाव में मैदान में आ गए हैं और हर जगह उन्हें चुनौती देने के लिए दोनों विधायक। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारियों के लिए। तो ये मुकाबला त्रिकोणियों से ज्यादा कुछ और ही लग रहा है, क्योंकि यहां श्रवण कुशवाहा और विनोद यादव के बीच ही पहले टक्कर हो जाए, तब ये लोग विवेक ठाकुर से दो हाथ कर पाए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर पलटवार किया है। नीतीश के 2005 से पहले के हालात पर बयान के बाद तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि यही नीतीश पहले कहते थे कि मीडिया पर कब्जा हो गया, हमारे बारे में कहते थे कि अच्छा काम कर रहा, नौजवान है, नौकरियां मिल रही हैं। मोदी और अमित शाह के बारे में कहते थे कि ये लोग कोई काम नहीं कर रहे, सब हम कर दिए। कैबिनेट की बैठक में कहते थे कि केंद्र सरकार बिहार को पैसा नहीं दे रहा। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश के बयान पर अधिक टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। क्या हो रहा है आप सब लोगों ने देखा है। नीतीश कुमार जी तो कहते हैं, आप लोग सब लोग थे, सुनते थे, वो क्या कहते थे कि मीडिया पे कब्जा हो गया है। अब क्या हुआ? हम जब नीतीश कुमार जी के साथ थे तो बोलते थे अब आगे यही देखेगा, अच्छा काम कर रहा है, नौजवान है, नए पीढ़ी के लोग हैं, नौकरियां मिल रही है, नौकरियां हम लोग दे रहे हैं, यही कहते थे ना नीतीश कुमार जी। अरे नीतीश कुमार जी के प्रति हम लोगों का सम्मान है, लेकिन आप बताइए मोदी जी के बारे में, अमित शाह जी के बारे में 2 महीने पहले क्या कहते थे कि ये लोग कोई काम करता है, सब तो हम कर दिए। मोदी जी के बारे में बोलते थे ना नीतीश जी, यही बात बोलते थे, वो लोग कोई काम करता है क्या। अपने मंत्रियों को बैठा करके बोलते थे कि देखो पैसा नहीं दे रहा, बिहार को पैसा नहीं दे रहा। आज क्या हो गया? तो मुख्यमंत्री जी की बात को आप लोग छोड़िए। लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू दफ्तर में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद पर जमकर निशाना साधा। सीएम नीतीश ने कहा कि बिहार में सारा काम उन्होंने कराया है। तेजस्वी के माता पिता के राज में लोग घर से बाहर निकलने में डरते थे, शाम में लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। 2005 की याद नीतीश कुमार ने ताजा करने की कोशिश की और उन्होंने बताया कि पहले विकास नहीं हुआ और वो जब से आए तब से विकास कार्यों में लग गया। हालांकि इसकी एक तस्वीर रिएक्शन के तौर पर तेजस्वी की जुबान से भी आपने सुनी कि नीतीश कुमार ने कब क्या कहा है और अब वो उससे अलग तरीके से नहीं लेते हैं। पहले सुनिए कि नीतीश कुमार ने क्या कहा।
समाज के हर तबके का उत्थान किए हैं। तो इसीलिए हम लोग एक एक काम कर रहे हैं और उसी सिलसिले में ही सब जगह जाएंगे, एक एक चीज करेंगे। जानते हैं ये भी नहीं जानते हैं कि यहाँ पर कौन किया है। जो काम हो जाएगा, सब काम मेरा पहले से है। एक एक काम हम करवाए हैं, झूठ मूठ के बोलते रहता है, वो सब क्या किया। अगर आप ही लोग याद करिए, 5 के पहले माता पिता 15 साल कोई काम हुआ है? शाम में कोई घर से निकलता था डर के मारे, कहीं कोई सड़क था? आप याद करिए, अपने पुराने लोगों से पता करिए। अभी देखिए सब पटना या कहीं भी कैसा कैसा बिल्डिंग कितना लोग करवाए, लेकिन झूठे कुछ बोलते रहेगा। लेकिन अब बात है कि अपना प्रचार प्रसार करता है। अरे हम तो अपना काम में लगे रहते हैं, हम प्रचार प्रसार वाले नहीं ना है, हम तो काम में लगे रहते हैं। अब बाकी कोई बिना काम किए हुए अपना प्रचार करते रहता है। छोड़िए वो सब क्या किया, सारा काम हम लोगों का किया हुआ। आप जानते हैं कि एक एक चीज तय करना किसका काम है। कैसे हो पाएगा? हम अकेले के लिए आया था, और आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी नीतीश कुमार पर पलटवार किया। मनोज झा ने कहा कि अगर 15 साल पहले लालू प्रसाद नहीं होते तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते। 400 पार एक जुमला है, इसकी हकीकत 4 जून को पूरा देश देखेगा। क्या था? अगर 15 वर्ष पूर्व लालू यादव ना होते ना, तो नीतीश कुमार जी आप मुख्यमंत्री नहीं बनते। सत्ता के व्याकरण का बदलाव सबसे बड़ा बदलाव होता है। रही बात बाकी क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो भी कोई चीज होती है, उसको देख ली। ये साइकोलॉजिकल माइंड गेम खेलने की कोशिश करते हैं। पांव के नीचे की जमीन निकल चुकी है। आप राज्यवार गणना कर लीजिए ना, आपको स्पष्ट हो जाएगा। ये 400 पार। तो बिहार के चुनाव में इस बार युवाओं को रोजगार मिलना एक बड़ा मुद्दा बन गया, लेकिन यह मुद्दा युवाओं को रोजगार देने के वादे से ज्यादा अब तक दी जा चुकी नौकरियों का है, जिस पर जेडीयू और मुख्य विपक्षी दल आरजेडी आमने सामने हैं। सीएम नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में बड़े पैमाने पर जो शिक्षकों की बहाली हुई, उसकी प्लानिंग हुई, उनकी सरकार की देन है। तो 17 महीने के लिए सत्ता में आए आरजेडी के नेता इसे तेजस्वी यादव की उपलब्धियां बता रहे हैं। ऐसे में नौकरी के श्रेय पर एक बार फिर से राजनीति कर रहे हैं। महागठबंधन सरकार में जब तेजस्वी यादव जी थे तो उन्होंने एक लाइन खींचा बिहार में नौकरियों, युवाओं को नौकरी देने का, जो कि जिसकी आवाज है, जिसकी गूंज इस चुनाव में वोट के रूप में महागठबंधन के लोगों में जब मिलेगा और एनडीए के खाते में जब सीटें कम आएंगी ना, तब इनको समझ में आएगा। ये सारे अनर्गल बात है, इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और मैं तो मुख्यमंत्री जी से यही कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी, ये तो एक ऐतिहासिक तथ्य है। 90 से 2005 बिहार में कुछ नहीं हुआ। सरकार नाम की कोई चीज नहीं थी। एक पार्टी और एक परिवार का माफिया राज था। लालू प्रसाद यादव और श्रीमती राबड़ी देवी के राजकाज में बिहार में कुछ नहीं था। न सड़क, न स्वास्थ्य सुविधा, न बिजली, कुछ नहीं। 17 महीने में तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं और जो जनता और जनता के हितों में काम किए गए हैं, वह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जनता का विश्वास, जनता का समर्थन, नौजवान जिन्हें रोजगार मिला है, नौकरी मिला है, वो ये बात समझ रहे हैं कि किस तरह से साजिश करके नौकरी और रोजगार वाली सरकार को समाप्त किया गया। उनके कार्य को राजद के लोग अपना कार्य बता के सेखी बघार रहे हैं। तो मुझे एक मुहावरा आता है कि माल महाराज का और मिर्जा खेले होली। भैया, आपको काम करने का इतना ही शौक था तो 1990 से लेकर 2005 तक जनता ने आपको समय दिया था। उसमें तो अपने बिहार को देश का गटर बनाकर रख दिया था। उधर हम के नेता श्याम सुंदर शरण ने भी बिहार में बड़े पैमाने पर हुई शिक्षकों की बहाली का श्रेय नीतीश कुमार को दिया है और आरजेडी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। कहा कि लालू परिवार का एक ही मकसद रहा है, अपने कार्यकर्ताओं को साइड कर परिवार के सदस्यों को सदन तक पहुंचाना। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो लालू प्रसाद यादव जी की पूरी राजनीति का कच्चा चिट्ठा है। भ्रष्टाचार, अपराध और परिवारवाद, यही लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय जनता दल का राजनीति का मॉड्यूल है। अपने परिवार के एक एक सदस्य को वो कार्यकर्ताओं की तिलांजलि देकर सदन पहुंचाना चाहते हैं और कार्यकर्ताओं को केवल बेवकूफ बनाते हैं। पूरे बिहार को अपराध के दलदल में धकेलने वाला कोई शख्स अगर था तो वो लालू प्रसाद जी थे।
बक्सर से टिकट कटने के बाद पटना पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने पहली बार मीडिया से बातचीत की। अश्विनी चौबे ने कहा कि पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया, मैं नाराज नहीं हूं, मैं बाहर का नहीं हूं, मैं बक्सर का हूं, बक्सर का ही बनकर रहूंगा। टिकट कटने का नहीं, पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया है, पार्टी ने सब कुछ दिया है और मैंने जन्म से संघर्ष ही हमारा जीवन है, संघर्ष और सत्य ही हमारे जीवन की पूंजी रही है। और बचपन से मैंने कभी किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाया है। और जहां तक टिकट की बात करते हैं, अरे हम तो टिकट बांटने वालों में से थे। आज टिकट नहीं कटा है, ये टिकट नहीं कटा है, मुझे पार्टी ने जो सम्मान दिया है, पार्टी के लिए अब सम्मान देने की बात हमारी हो रही है। लोकसभा चुनाव के बाद लालू परिवार रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाएगा। ये बड़ी जानकारी खुद लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती ने दी है। पाटलिपुत्र से आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती ने कहा कि उनका पूरा परिवार अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जाएगा। मीसा भारती ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बना है, इसका मतलब ये नहीं कि ये मंदिर बीजेपी और पीएम मोदी का है। मीसा भारती ने कहा कि चुनाव बाद हम लोग रामलला के दर्शन करने को जाएंगे तो कोई रोक देगा क्या। मीसा भारती के बयान पर आरोपों पर उन्होंने जवाब दिया। इस पर पीएम मोदी ने लालू परिवार पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाया था। में राम मंदिर बना है, मोदी जी और भाजपा का थोड़ी ना है। हम भी हिंदू हैं, हम भी सनातनी हैं, हम पूजा करते हैं। अभी हम लोग व्यस्त हैं, समय निकाल के हम लोग जाएंगे राम जी के दर्शन करने, कोई रोक देगा क्या। चुनाव बाद लालू परिवार के अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करने की बात सामने आने पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा कि अगर लालू प्रसाद और उनका परिवार रामलला के दर्शन करने जाता है तो ये एनडीए के विचारों की जीत है। कि राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के जिस दल ने दर्जनों सवाल उठाए, उनके शिक्षा मंत्री ने राम को काल्पनिक कहा, उन्होंने संपूर्ण रामायण को स्लेवरी का दस्तावेज बताया। आज चुनाव में वोट प्राप्त करने के लिए अपने आप को धार्मिक अवधारणा का प्रशंसक बताते हुए मीसा भारती भी अगर वहां जाने का इच्छा और इरादा रखती हैं तो ये एनडीए के विचारों की जीत है। और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने मीसा भारती के बयान पर पलटवार किया। संजय मयूख ने कहा कि मीसा को संकट में प्रभु राम याद आए हैं, चुनाव के वक्त प्रभु राम उन्हें याद आ गए। केवल संकट में प्रभु राम याद आए, केवल चुनाव में प्रभु राम याद आए, ये हमको कहीं से गंवारा नहीं है। यदि संकट में प्रभु राम याद आते हैं तो खुशहाली में भी प्रभु राम को याद करना होगा। चुनाव बाद लालू परिवार के अयोध्या जाने की खबर सामने आने के बाद इस पर सियासत गर्म हो गई है। रामलला का प्राण प्रतिष्ठान, अरे ये तो सुनते सुनते 3 महीने निकल गए। रामलला का प्राण प्रतिष्ठान तो 22 जनवरी को ही हो गया था। आज क्या तारीख चल रही है? 8 अप्रैल हो गई। तो ये लोग जाने वाने वाले नहीं। वैसे भी तो डर लगता है ना इनको। तेजस्वी यादव ने बोला था ना कि मंदिर जाओगे तो दान मांग लेगा, तो मंदिर में कैसे दान देंगे बेचारे? मस्जिद में दान देने की आदत लगी है, मंदिर में कहां दे सकते हैं? नहीं देंगे। ये लोग तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं, राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, बहुत सारी बातें कह रहे थे, और अब जब चुनावी समय आ चुका है, लोग इनकी असलियत को जान पहचान चुके हैं कि कहीं ना कहीं इनके मन के अंदर किस तरह का भाव होता है, तब मीसा भारती जी इस तरह का कमेंट दे रही हैं कि समय नहीं मिल पाया, इसीलिए हमारे परिवार के सदस्य वहां नहीं जा पाए। अरे भाई, लोगों ने वह भी तस्वीर देखी जब तिरुपति बालाजी में आपका पूरा परिवार गया था। हम इसके खिलाफ नहीं है, आप किसी भी धर्म में आस्था रखिए, लेकिन तुष्टीकरण की नीति बहुत गलत है। भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा से ही धर्म का या सनातन का या हिंदुत्व का, उन्होंने हमेशा से ही राजनीतिकरण करने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो बाजारूकरण भी करने की कोशिश की है। वो वहां पे किसी भी धर्म का, किसी भी सनातन पे, किसी भी एक व्यक्ति का विशेषाधिकार नहीं है। ये सभी लोग स्वतंत्र है अपने हिसाब से। और मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा सारे लोग सनातनी हैं। राम मंदिर और पूजा पाठ बिल्कुल आस्था की चीज है। ये किसी एक पार्टी और किसी एक व्यक्ति और किसी एक दल का सोच हो ही नहीं सकता है।
जब जिसको भगवान प्रभु श्री राम बुलाएंगे तब वो जाएगा। इसमें कोई राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। इसीलिए हमारे संविधान ने धर्म और राजनीति को अलग अलग रखा है। धर्म पूरी की पूरी आस्था की बात है और प्रभु श्री राम में तो हम सभी की आस्था है। जाना ही चाहिए, सभी को जाना चाहिए। जब जिसको जब भगवान बुलाए तब जाएंगे। बीजेपी नेता और पटना साहिब सीट से बीजेपी के प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद ने मुख्तार अंसारी के घर अखिलेश यादव के जाने को लेकर निशाना साधा और पूछा कि मुख्तार अंसारी और उनकी गैंग ने इतने लोगों को मारा, क्या अखिलेश यादव कभी उन पीड़ितों के घर गए थे क्या? और क्या अखिलेश यादव ने कभी वहां जाने के बारे में सोचा? इसे कहते हैं वोट बैंक की राजनीति। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पसंद करती है। और उनके गैंग ने जितने लोगों को मारा, कभी उनके यहां मातम पुरस्सी करने गए थे अखिलेश यादव? कभी गए थे? कभी जाने की सोचे? इसी को कहते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स, जहां मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का भाव ज्यादा है, उनके द्वारा मारे गए सैकड़ों लोगों की कोई पूछ नहीं है। ये है सवाल। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता मोदी जी को पसंद करती है, योगी जी को पसंद करती है। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने लालू प्रसाद पर निशाना साधा। अजय आलोक ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी और उनके पिता ने बिहार को पूरी तरह से लूटा है। तेजस्वी नौकरी देने का वादा करते हैं, लेकिन उनके पिता ने ही नौकरी के बदले जमीन लिखवा लेने का मामला उनका कोर्ट में चल रहा है। अजय आलोक ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी समेत तमाम दल भ्रष्टाचारियों का एक सिंडिकेट बनाकर काम कर रहे हैं। बिहार के लोकतंत्र पर सबसे काला धब्बा है ये। इस परिवार को राजनीति से हटना बहुत जरूरी है अगर बिहार को आगे बढ़ना है तो, क्योंकि ये परिवार सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सिर्फ भ्रष्टाचार के बारे में सोचता है और सिर्फ कदाचार के बारे में सोचता है। इसको कोई मतलब नहीं है बिहार की आगे बढ़ने से। गया से एनडीए के उम्मीदवार जीतन राम मांझी के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन गया के गांधी मैदान में वोट मांगते नजर आए। संतोष सुमन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में शामिल हुए। मैदान में मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों से वोट की अपील की। आरएसएस की शाखा में शामिल होने के दौरान संतोष सुमन ने खुलासा किया कि वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हिस्सा रहे हैं। संतोष सुमन को मैदान की बदहाली पर लोगों की तीखी शिकायतें भी सुनने को मिली। भारतीय जनता पार्टी में 12 साल रहा है। मेरी जीवन की शुरुआत, जो हमने राजनीतिक जीवन की शुरुआत यहीं से हुई है, अखिल विद्यार्थी परिषद, हाँ, उससे। और संघ में भी संघ के सारे जितने भी नेता हैं, हमको उनका सानिध्य प्राप्त है और मैं इस खुशनसीब समझता हूँ। तो अनुशासन मैंने सीखा है और जीवन में सारा चीज, और तो कोई मेरे लिए नई बात नहीं है। इसलिए आप जो कह रहे हैं वैसा बात नहीं है। हम सबके प्रति हम सम्मान है, प्रेम है और सब लोग अपने स्तर से राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। कटिहार में आरजेडी के पूर्व मंत्री हिमराज सिंह ने लोकसभा उम्मीदवारी से नाम वापस ले लिया। वो जेडीयू प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। पूर्व मंत्री हिमराज सिंह ने कहा कि पूरे देश में मोदी लहर है, ऐसे में देश को सशक्त सरकार देने और सीएम नीतीश के विकास कार्य को मजबूत करने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है। देश में मोदी लहर है और आप मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे ही, हम मुख्यमंत्री हैं ही। आप प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, यानी भारत सरकार, राज्य सरकार का पूरा नहीं, कोई प्रेशर नहीं, पूरा विकास अपने कटिहार जिला में कराइए। लोकसभा चुनाव को लेकर हॉट सीट बना पूर्णिया के मतदाता भी चुनाव को लेकर उत्साहित हैं। कहीं जनप्रतिनिधि को लेकर लोगों में आक्रोश है, कहीं मतदाता ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनना चाहते हैं जो कि विकास करे। इस दौरान मिल्की सैनी टोला के मतदाताओं ने पूर्णिया नगर निगम पर आरोप लगाते हुए कहा कि टैक्स देने के बाद भी क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। लोगों की बात सुनिए। लोकसभा सीट इन दिनों हॉट सीट बना हुआ है। इसके पीछे वजह है, जहां एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी संतोष कुशवाहा मैदान में हैं, वहीं महागठबंधन की तरफ से बीमा भारती है, तो साथ ही कांग्रेस के बागी प्रत्याशी पप्पू यादव भी इस बार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। मैं अभी मौजूद हूं पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र के मिल्की सहनी महलदार टोला में और यहां पर सहनी की बड़ी आबादी है। हमारे साथ यहाँ के लोग हैं, आइए इन लोगों से बात करते हैं कि इस बार का चुनाव में इन लोगों का क्या मुद्दा है, किन मुद्दों पर वोटिंग कर रहे हैं। चाची, सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। अच्छा, ये बताइए कि इस बार जो चुनाव हो रहा है, क्या आप लोगों का खास मुद्दा है? हमें तो वहाँ बोलियो कि जे विकास करते बढ़िया से ओकरे जीतो हेते, कहना कि नगर निगम छे कहीं कुछ नहीं छे, न नल छे, न पखना रूम छे, न बाथरूम छे, न मकान छे,
हमरा सनी फूसक घर छा आर कुछ नहीं छा। बाल बच्चा के पढ़ा लिखा के सभी न भटके छे अखनी। तो अभी तक कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिल रहा। ये सांसद का चुनाव है, क्या सांसद के पास आप लोग ये समस्या रखे हैं कभी? हम मुलाकातें नहीं हुआ है, भेंटे नहीं हुआ है, तो ये समस्या कैसे रख सकते हैं, किस आधार पर रखेंगे? समाज के लोग हैं और इन लोगों का कहना है कि जो वे लोग बदलाव के पक्ष में हैं, जो उन्हें आरक्षण देगा उन्हीं को वे समर्थन देंगे। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। जेडीयू कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अलौली से पूर्व विधायक चंदन कुमार, गया के सारीमली समेत अन्य नेता जेडीयू में शामिल हो गए। मिलन समारोह में मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद थे। बेगूसराय पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। ज्वाइंट ऑपरेशन में पुलिस ने 3 लाख के इनामी अपराधी नागमणि महतो उर्फ नागो को गिरफ्तार किया। एसडीपीओ मझौल के नेतृत्व में पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। इसमें नागमणि महतो की गिरफ्तारी हो सकी। नागमणि पर हत्या, रंगदारी और आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने नागमणि को हरिनगर दिल्ली से गिरफ्तार किया। एसपी के मुताबिक नागमणि पर कई मामले चल रहे हैं। पुरस्कार मुख्यालय स्तर से घोषित था एवं जो संपूर्ण टीम इस घटनाक्रम में रही, इसको अरेस्टिंग करने में योगदान जिनको रहा, उनको पुरस्कृत किया जाए। किस तरह का अपराधी था, किस तरह से रहता था? आपराधिक मामले इस पे मर्डर केसेस हैं, इस पर रंगदारी केसेस हैं, पैसा मांगने केसेस हैं, अब आर्म्स एक्ट केस हैं, लूट के केसेस इसके ऊपर दर्ज हैं और मतलब हमारे जिले में भी हैं। और जहाँ तक बात पता लगी है इसका आपराधिक इतिहास और हम लोग छान रहे हैं, तो निकटवर्ती जिलों में भी इसे आपराधिक केस होने की जानकारी है, जिसकी डिटेल्स हम लोग इकट्ठा कर। भागलपुर में लगातार आग लगने की घटना सामने आ रही है। सदर अस्पताल के कैंपस में खड़ी कई एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई। आग लगने के साथ ही एम्बुलेंस धू कर चलने लगी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने से 2 एम्बुलेंस पूरी तरह से जलकर राख हो गए। परिसर स्थित खड़ी पुरानी एम्बुलेंस की गाड़ी में अचानक से आग लग गई। आग लगने के साथ ही एम्बुलेंस गाड़ी धू कर जलने लगी। हालांकि घटना की सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम कड़ी मशक्कत के बाद जो आग पर है वो काबू पा लिया है। हालांकि आग लगने से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन जो आग पर है वो पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया गया है। और कड़ी मशक्कत के साथ जो यातायात डीएसपी हैं आशीष कुमार सिंह, उन्होंने भी आग को बुझाने में कड़ी मशक्कत की है। सर, किस तरह से ये आग लगी है? तो नहीं बता पाएंगे कैसे आग लगी, लेकिन अभी आए तो देखिए आग जल रहा था। लड़के लोग आए हुए थे तो भाग के आया, देखे लड़के लोग लगे हुए छोटे वाले से। अब किस कारण से यहाँ अंदर में आग लगाई तो कैंपस है, बताया नहीं जा सकता अभी। आप खुद सर आग पर काबू पाने की जुगत में थे, कड़ी मशक्कत करनी। सबों का दायित्व बनता है, आपका भी उतना ही दायित्व है जितना मेरा है, और मेरा भी उतना ही दायित्व जितना आम पब्लिक का है। आग लगा है, इससे समाज या बीच का माहौल प्रभावित होता है। अगल बगल में बसे हुए फैमिली है, लोगों में डर, छोटे छोटे बच्चों में डर पैदा होता है। सबों का इसमें सहयोग अपेक्षित है। स्थिति सर नियंत्रण में है? हाँ बिल्कुल, काबू पा लिया गया। एक बार फिर से यह तस्वीर देख लीजिए किस तरह से जो खड़ी एम्बुलेंस की गाड़ी थी सदर अस्पताल परिसर में, उसमें अचानक से आग लगी। हालांकि आग पर जो है पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया गया है, लेकिन जिस तरह से एम्बुलेंस गाड़ी में आग लगी है, इससे कहीं ना कहीं आसपास के इलाकों में कुछ पल के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।